हेलो एवरीवन। जय हिंद। आइए हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने क्लास 10th का एसएसटी स्टार्ट किया था, तो एसएसटी में हमने सिविक्स के 3 चैप्टर को कवर किया है अभी तक। अभी हम हाफ ईयरली को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी सेंस में, उसी सीरीज़ में हम इकोनॉमिक्स में भी हमने एक चैप्टर को कवर किया था, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर है आपका सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो चैप्टर क्या है और किस बारे में है। ठीक है, और उसमें हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। तो ये आपका चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, देखिए क्या है इसमें हमको देखना है। इसमें हम देखते हैं पहले कि हमारा चैप्टर में समरी क्या है, किसके बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम इसमें सेक्टर्स को 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। पहला हमारा बेस होगा नेचर के आधार पे, हम सेक्टर्स को नेचर के आधार पे डिवाइड करेंगे। सेकंड होगा एम्प्लॉयमेंट के बेस पे डिवाइड करेंगे। और थर्ड होगा ऑनरशिप के बेस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने देखा, पूरा रोड मैप है हमारा। आगे हम क्या देखेंगे, जीडीपी के बारे में जानेंगे, जीबीए के बारे में जानेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट एनालिसिस, जिसमें आपका डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट या फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम जो क्लास होगा वो मेनली है क्लास 10th के जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि सबसे अधिक वेटेज उनका है, सबसे अधिक बेनिफिट उनको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, तो जहाँ भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, और निश्चित तौर पे आते हैं, हर एग्ज़ाम में जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो यह पूरा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसका ऑथेंटिसिटी जो है वो एनसीईआरटी की है। सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी वाले ही मिलेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या बताया था आपको कि पहला जो हमारा डिवीजन होगा नेचर के बेसिस पे होगा, जिसमें हम टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे इसको। पहला होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये क्या है हम आगे देखेंगे डिटेल में। सेकंड नंबर पे जो हमारा क्या होगा, डिवीज़न होगा, वो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे होगा, जिसमें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा आपका ऑर्गेनाइज एंड सेकंड होगा अनऑर्गेनाइज। ठीक है, थर्ड होगा जिसको हम ऑनरशिप के बेस पे डिवाइड करेंगे, कि जो भी आपका जॉब है, जो भी हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आगे जाके। चलिए, तो पहला हमारा क्या है जो डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, सेक्टरल क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ एक्टिविटी। हमने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो ये बहुत कुछ नया नहीं है, आपने पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा होगा। फिर से एक बार में रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा पॉइंट और एक्सटेंड करेंगे इसमें। ठीक है, क्लास 10th में थोड़ा सा पॉइंट एक्सटेंड होगा, तो हम इससे फेमिलियर है इसको लेके कि प्राइमरी का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे हमारा कनेक्शन सीधे नेचुरल चीज़ें से होता रहा हो। ठीक है, देखिए क्या है प्राइमरी सेक्टर, मतलब एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय डायरेक्टली एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल रेनफॉल, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल प्रोसेस, फ्रॉम द बेस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट्स। मतलब प्राइमरी सेक्टर वो है जहाँ पे हमारा कनेक्शन सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से हो, जहाँ पे हम प्रोडक्ट करें या फिर जो हम कनेक्ट करें या फिर जो हमारा प्रोडक्शन निकल के आए वो नेचुरल रहे। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कॉटन कल्टीवेशन या फिर और एक्सट्रैक्शन। ये क्या है सब आपके प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है आपका, जहाँ पे हम प्राइमरी से जो भी चीज़ें हमको मिलती है उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी सेकेंड फॉर्म में। सो देखिए क्या है, द नेचुरल प्रोडक्ट आर ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी से यहाँ से जो भी हमको मिला है इसको कन्वर्ट कर देंगे हम कहाँ पे, किसी यूज़ के अकॉर्डिंग आइटम में। जैसे स्पिनिंग कॉटन यार्न टू वेव क्लॉथ, कॉटन कल्टीवेशन से हमने कॉटन प्रोड्यूस किया और उसकी स्पिनिंग करके हमने क्लॉथ बना दिया। सेम एग्रीकल्चर में हमने शुगर कैन को प्रोड्यूस किया और उससे क्या बनाया, शुगर या गुड़ बना दिया।
ठीक है। या फिर यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट है आप इथेनॉल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, कि हमने क्या किया, शुगर कैन से एथेनॉल बना दिया। अर्थ टू ब्रिक्स, ठीक है, ईंट बनाने का कार्यक्रम, या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग, जो और से मिला है उसको स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब कुछ हमारी एक्टिविटी है सेकेंडरी में आती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी का यूज़ करके सेकेंडरी में प्रोडक्शन होता है। इसको हम दो और नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्सरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी के हेल्प के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। सो द एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड एड सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे जनरेट सर्विसेज रेदर देन द फिजिकल गुड्स। क्या देखा हमने यहाँ पे, कोई भी फिजिकल गुड कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे बस सर्विसेज जनरेट की जाती है। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आईटी सर्विसेज हो गया, कॉल सेंटर्स हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा तीनों सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, एग्जांपल्स देख लिया हमने, और इसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं ये भी देख लिया हमने, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इन नामों से आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्सरी का ही एग्जाम है, नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ द सेक्टर्स। क्या देखा है यहाँ पे हमने, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स है ये आपके इंडिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे में आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, देखिए हमने आपको बताया था कि प्राइमरी में जो प्रोडक्शन होगा उसका यूज करके ही हम सेकेंडरी में प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आपको जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंटायरली डिपेंड होगा अपने रॉ मटेरियल्स के लिए, किसके ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, ठीक है। सेम होगा क्या, सेकेंडरी के ऊपर प्राइमरी क्या करेगा, लाई करेगा। कैसे लाई करेगा, कि देखिए फार्मर्स को नीड होती है ट्रैक्टर्स की, पंप सेट्स की, फर्टिलाइजर्स की, या फिर और भी थिंग्स की। और ये सारी चीज़ें का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कहाँ पे होता है, सेकेंडरी में होता है। यानी कि अगर प्राइमरी में आपको ग्रो करना है, अपनी प्रोडक्शन को इन्हेंस करना है, तो हमें सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड होना पड़ेगा। उनके नीड्स, उनके जो प्रोडक्शन होते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। इरिगेशन के सिस्टम हो गए या फिर जो भी नए नए मशीनरी आ रही है उनका यूज़ करना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। सेम होता है टर्सरी। क्या देखा हमने, टर्सरी, टर्सरी का काम क्या है, इसका अपना कुछ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि यह टोटली डिपेंड है प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर। कि अगर यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे सर्विसेज की नीड बढ़ेगी, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो नीड नहीं बढ़ेगी। सेम क्या होंगे हम, कि अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया है और अगर सर्विसेज होंगी तो उसका सही वैल्यू हो पाएगा, और सर्विसेज अगर नहीं मिल पाएंगी तो वैल्यू नहीं हो पाएगा। मान लीजिए अगर किसी फार्मर ने ह्यूज अमाउंट में क्विंटल्स के हिसाब से व्हीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, लेकिन उसको टाइम पे ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह या फिर मार्केट अवेलेबल नहीं हो पाया, तो उसका सारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि तीनों सेक्टर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सेकंड है हमारा क्या है, देखिए जीडीपी या फिर जीवीए, ठीक है। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। जीडीपी का मतलब क्या है, देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, और जीवीए का फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन जीडीपी से रिलेटेड ही आता है, जीवीए भी जान लीजिए, लेकिन जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए क्या है जीडीपी, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म नया आपको दिखाई देगा कि फाइनल गुड्स क्या है। पहले तो ये देख लीजिए कि तीनों सेक्टर्स में, ये तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसके फाइनल गुड्स के वैल्यू को हम ऐड कर देंगे एक साल के अंदर, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। सो जीडीपी इज द सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अभी हम फाइनल वैल्यू क्या है इसको अभी हम देखते हैं आगे आगे, ठीक है। और सेम ग्रॉस एडेड वैल्यू क्या है, जीवीए, मेजर सेक्टरल स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब देखिए टाइम टाइम पे गवर्नमेंट कई बार टैक्स प्रोवाइड करती है, या फिर कई बार जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं वो टैक्स को भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जब हम टैक्स और सब्सिडीज को एडजस्ट करके जो रियल वैल्यू निकालते हैं उसको हम बोलते हैं जीवीए, ठीक है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप जीडीपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जीडीपी आपको देख लीजिए क्या है। हाँ, तो जीडीपी हमने देखा कि फाइनल गुड्स क्या है। देखिए क्या है फाइनल गुड्स,
देखिए, मान लीजिए हमको एक मार्केट जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, बिस्किट खरीदने के लिए जाते हैं, एग्जाम्पल के रुपये बिस्किट लिखा है यहाँ पे, तो हम बिस्किट लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो बिस्किट को हम जब खरीद के लाते हैं तो उसको हमने कंज्यूम कर लिया, उसको हमने खा लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल गुड हो गया, ठीक है। फाइनल गुड क्या हो गया कि हमने बिस्किट खरीदा मार्केट से और उसे कंज्यूम कर लिया, खा लिया। लेकिन बिस्किट के बनाने में कई चीज़ों का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है? ऑयल का यूज़ हुआ होगा, ठीक है, ऑयल का यूज़ हुआ होगा, शुगर का यूज़ हुआ होगा, ठीक है, और किसका? व्हीट का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। यानी कि कई सारी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स का प्रयोग किया गया होगा, क्या क्या करने के लिए? फाइनल गुड को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनल गुड्स का मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें, ऐसा प्रोडक्शन जिसको हम मार्केट से खरीदते हैं और सीधे कंज्यूम कर लेते हैं, वो सीधे क्या होती है? रेडी टू यूज़ होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि फाइनल गुड्स की वैल्यू क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए क्या है, क्या वजह क्या है कि हमने यहाँ पे देखा कि बिस्किट को बनाने में हमने व्हीट का भी यूज़ किया है। व्हीट किस में आएगा? आपके सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, नहीं सॉरी प्राइमरी में आएगा। और आपका ऑयल किस में आएगा? ये भी प्राइमरी में आएगा। शुगर किस में आएगा? ये भी आपके सेकेंडरी में आएगा। शुगर के प्राइमरी में आता है। तो हमने क्या देखा कि इंटरमीडिएट गुड्स का हमने यूज़ किया, क्या बनाने के लिए? फाइनल गुड्स को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। अब देखिए क्या होता है, हमने इसके वैल्यू को, ऑयल के तरह प्रोडक्शन हुआ है उसको हमने ऐड किया है प्राइमरी में। शुगर के वैल्यू को ऐड किया है हमने सेकेंडरी में। व्हीट के वैल्यू को कितना प्रोडक्शन हुआ हमने यूज़ किया है, ऐड किया है किसमें? प्राइमरी में। और वहाँ यहाँ हमने क्या देखा कि इन तीनों का यूज़ करके हमने बना दिया बिस्किट। और बिस्किट का प्राइस हो गया कितना? 80 रुपीज़। यानी कि इस 80 रुपीज़ में व्हीट का प्राइस भी यूज़ है, आपका शुगर का प्राइस भी एडेड है और ऑयल का प्राइस भी एडेड है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि अगर हम फाइनल गुड का यूज़ नहीं करेंगे तो एक प्रोडक्शन का जो हम काउंटिंग करते हैं वो 2 बार 3 बार हो जाता है। एक बार तो व्हीट काउंट हुआ था प्राइमरी में और एक बार काउंट हो गया बिस्किट के साथ। तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो रेडी टू यूज़ है सीधे उस फाइनल गुड के वैल्यू को ही ऐड करेंगे हम, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने बिस्किट खरीदा और बिस्किट को लेकर हमने क्या बना दिया? केक बना दिया, ठीक है। बिस्किट से केक भी बनाए जाते हैं। तो अगर हमने बिस्किट से केक बना दिया और केक को ले जाके फिर से हम मार्केट में सेल कर दिया, तो यहाँ पर जो फाइनल गुड होगा वो बिस्किट ना होके केक हो जाएगा, क्योंकि केक के जो प्राइस होगा उसमें बिस्किट का प्राइस ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइनल गुड्स। होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए क्लियर है। अब आते हैं हमारा थर्ड पॉइंट है हिस्टोरिकल शिफ्ट्स इन सेक्टर्स, ग्लोबल वर्सेस इंडियन रियलिटी। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि जब आप स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम में देखेंगे तो वर्ल्ड में जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी और टर्सरी का भी उतना रोल नहीं था, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे किसमें? प्राइमरी सेक्टर में ही, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स में ही, एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब या फिर वर्क में ही मैक्सिमम लोग क्या थे? एम्प्लॉयड थे या फिर उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन हमने क्या देखा कि धीरे धीरे जब फैक्ट्रीज एक्सपेंड करती हैं, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? सेटअप होती हैं, तो लोगों का जो मूवमेंट होता है वो प्राइमरी से मूव होकर जाता है सेकेंडरी की तरफ, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि जब हम डेवलपमेंट में स्टेज एक और आगे बढ़ते हैं तो सर्विसेज की नीड एक्स्ट्रा बढ़नी शुरू होती है। तो लोगों का जो मूवमेंट होता है वो मूव होता है कहाँ पे? टर्सरी की तरफ। यानी कि हम हिस्टोरिकल टाइप में देखेंगे तो क्या पाते हैं कि हमेशा जो कंट्री डेवलपिंग फेज में है या फिर जो अंडर डेवलप है वो वहाँ पे जो मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व होंगे वो प्राइमरी में होंगे, ठीक है। उसके बाद जो होगा सेकेंडरी में होंगे, फिर टर्सरी में होंगे। सेम जो प्रोडक्शन भी होगा क्या होगा? सबसे अधिक प्राइमरी में होगा, ठीक है। फिर जब हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे तो सेकेंडरी में होगा और जब एकदम डेवलप्ड हो जाएंगे तो टर्सरी में होगा। तो देखिए हम क्या पाते हैं कि जिस कंट्रीज में टर्सरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आपके जीडीपी में सबसे अधिक होता है उस कंट्रीज को हम आमतौर पे डेवलप कंट्री मानते हैं। जैसे आपके वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया या फिर जो भी देश हो गए, वहाँ पे आपके टर्सरी सेक्टर का क्या होगा? एक्सपेंशन सबसे अधिक हुआ होगा। उसके बाद आपका सेकेंडरी और सबसे कम होगा क्या? आपका प्राइमरी, ठीक है। सेम आपका जो शिफ्टिंग है वो आपकी इंडियन इकोनॉमी में देखी जाती है। हम ही यहाँ पे देखेंगे क्या? आपके एनसीईआरटी में मैप दिया होगा, सॉरी मैप बोल रहा हूँ मैं, आपका ग्राफ चार्ट दिया होगा, ग्राफ, ठीक है।
तो वहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से देखेंगे क्या कि 77 78 से लेके और 2017 18 तक कैसा शिफ्टिंग दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे क्या हम देखते हैं, जीडीपी प्रोडक्शन पहले देखते हैं कि जो जीडीपी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है, तो 78 पे सबसे अधिक प्रोडक्शन किसका था, 48% था। अगर मान लीजिए आपकी कंट्री में 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल जीडीपी 100 रुपये का है, तो उसमें से 48 रुपीज़ पहले था आपके एग्रीकल्चर का यानी प्राइमरी का, 22 रुपीज़ था पहले किसका, आपके सेकेंडरी सेक्टर का, और 30 रुपीज़ था किसका, आपके टर्शियरी सेक्टर का। हम क्या देखते हैं यहाँ पे सबसे अधिक जो है कंट्रीब्यूशन है वो था किसका, प्राइमरी का। लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्या पाते हैं, प्राइमरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो कम हो जाता है 19%, उससे अधिक है 27% सेकेंडरी का, और वह सबसे अधिक किसका है आपका 54% टर्शियरी सेक्टर का। ठीक है, सो द टर्शियरी सेक्टर इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग प्राइमरी सेक्टर कंप्लीटली। क्या हमने पाया कि जब हम टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर का सबसे अधिक हो जाता है। अब दूसरा जो ग्राफ था वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। इसमें हम क्या पाते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व थे किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, 71%। अभी भी सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व किसमें है, प्राइमरी में ही है। हालांकि रेशियो ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी आप कंपेयर करेंगे तो पाते हैं क्या कि सबसे अधिक लोग अभी भी कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी में ही इन्वॉल्व है। सेकेंडरी में थे 11%, जो बढ़ के कितना हो गया है 25%। टर्सरी में थे पहले 18%, अब बढ़ के हो गया है 31%। तो यहाँ पे हम क्या रेशियो पाते हैं, देखिए पाते हैं हम यहाँ पे ये है एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है, ये स्ट्रेंज थिंग कि यहाँ पे टर्सरी में जो एक्सपेंड किया है वो 30 से हो गया है 54। ठीक है, लेकिन जॉब देखिए हम क्या पाते हैं कि वो 18 से बस 31 तक ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये 71 से घट के कितना हो गया, यहाँ पे ये 48 से घट के कितना हो गया 19 हो गया। लेकिन ये अभी भी देखते हैं कि सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व है कहाँ पे, प्राइमरी में ही है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है। यानी कि यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि जो जिस रेशियो में आपके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स रिमेन्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर अभी भी। ठीक है, पहले भी सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व थे प्राइमरी में, अभी भी सबसे अधिक लोग इन्वॉल्व है प्राइमरी में ही। पहले सबसे जो कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी का, लेकिन अब वो हो गया किसका, आपके टर्सरी का। ठीक है, हाँ ये उल्टा। ठीक है, सबसे पहले अधिक लोग, कम से कम लोग इन्वॉल्व थे किसमें, इसमें, और सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन हो गया इसका इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमको कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है कि जिस रेशियो में जीडीपी इंक्रीज किया है सेक्टर्स का, उस रेशियो में आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये पता है कि आपका जो टर्शियरी सेक्टर है इंडिया में वो इतना रैपिडली ग्रो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 4 पॉइंट्स हैं, क्या क्या है। प्रोविजंस ऑफ बेसिक सर्विसेज, क्या देखते हैं हम कि टर्शरी में आपको लिखा कि हॉस्पिटल्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, पुलिस आता है, कोर्ट्स आता है, पोस्ट ऑफिस आता है, डिफेंस आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम क्या पाते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंस के बाद से इन सब चीज़ों में हमने अपना फोकस ज़्यादा किया। नए हॉस्पिटल बनाए, नए स्कूल बनाए, नए पुलिस स्टेशन बनाए गए, कोर्ट सेटअप किए गए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये नया नया सेटअप किया जाएगा तो जो इन्वॉल्वमेंट होगा, जो आपका इंक्रीज होगा, वो टर्शरी में सबसे अधिक होगा। ठीक है, सेकंड क्या देखा हमने, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमने क्या पाया था कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आपके ग्रो करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो टर्शरी सेक्टर है वो भी क्या है, ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज की नीड ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, मार्केट एक्सपेंड होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीज करेंगी। ठीक है, तो जब प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड रीजन क्या है, राइजिंग इनकम लेवल्स। हम क्या पाते हैं कि टाइम के साथ जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, नई नई सर्विसेज कंफर्ट की तरफ मूव करते हैं। जब भी किसी फैमिली में, किसी इंडिविजुअल की लाइफ में क्या होता है, मनी का फ्लो ज़्यादा होता है, जब भी वो उसकी इनकम इंक्रीज करती है तो निश्चित तौर पे वो किसके तरफ, कंफर्ट की तरफ या फिर एक्स्ट्रा सर्विसेज की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसमें आप देखा होगा अपने रेस्टोरेंट्स नए नए खुले होंगे, टूरिज्म का नया नया लोग एक्सपेंड करेंगे, प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, शॉपिंग। जैसे जैसे आप पाते हैं क्या कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी
सर्विसेज भी बढ़ती चली जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जैसे ये ऑनलाइन कैब्स वगैरह की सुविधा नहीं थी, रैपिडो, ओला, उबर, ये सब कुछ नहीं था, आपका जोमेटो जैसा कुछ नहीं था, फ्लिपकार्ट जैसा कुछ नहीं था। लेकिन जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो नए नए सर्विसेज क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सेम होता है आपका आईटी रिवोल्यूशन, कि जब आईटी में नए नए सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कैफेज, कॉल सेंटर जब एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन रैपिडली ग्रो करता है। तो ये चार ऐसी वजह हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन चार आप ध्यान में रखिएगा जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जहाँ पे व्यक्ति को रोजगार कोई नहीं मिल पा रहा है, कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो हम एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और दोनों को समझेंगे कि दोनों का मतलब क्या है। पहला है क्या आपका डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड है क्या आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब किसी प्रोडक्शन में, किसी भी सेक्टर में व्यक्ति की नीड है 2, लेकिन वहां पे इन्वॉल्व है 5 लोग। ठीक है, यानी कि जितना प्रोडक्शन 2 लोग कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन 5 लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 लोग ऐड किए गए हैं इनका प्रोडक्शन में जो वैल्यू है कितना है, 0 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और ये सबसे अधिक दिखाई देता है कहाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में अगर 10 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्शन है वो 2 मेंबर के बराबर भी हो रहा है, मतलब कि अगर उसमें से हम 3 मेंबर को हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और 3 लोग के आने से भी प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है और हटाने से घटता नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोग काम करते हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन क्या होता है, 0 हो जाता है। See, more people are working on a job than required and people appear visibly employed but work below potential। क्या देखा है हम, कि दिखाई तो देता है कि वो खेती कर रहा है या फिर कुछ काम कर रहा है, बना रहा है, लेकिन जो 2 लोग बना सकते थे उतना ही 5 लोग भी बना रहे हैं। ठीक है, ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या है, ओपन एम्प्लॉयमेंट जो सीधा सीधा आपको बेरोजगारी दिखाई देती है। ठीक है, ए सिचुएशन वेयर द पर्सन इज विलिंग टू एबल टू वर्क एट प्रिविलिंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड ए जॉब। मतलब कोई व्यक्ति सक्षम है काम करने के लिए, वो काम की तलाश कर रहा है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको बोलते हैं क्या हम, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द इंडिविजुअल इज विजुअली आइडियल एंड हैज जीरो इनकम सोर्स। ठीक है, तो इसको काम की तलाश है, वो काम करने में सक्षम है लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है, और यहाँ पे क्या देखा हमने, काम तो कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन उसका क्या है, 0 है। ठीक है, तो दोनों देख लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम, क्या हम एम्प्लॉयमेंट को और अधिक कैसे जनरेट कर सकते हैं, क्या हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम इस तरह के जो कंडीशन है इसको अवॉइड कर पाए, इससे सोल्यूशन पा पाए, इससे गेट हो पाए। देखिए, तो आपके यहाँ पे कई सारे आपके सजेशन दिए जाते हैं जहाँ के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट टाइम टाइम पे अलग अलग स्कीम्स लेके आती रहती है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। सबसे एक इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है क्या, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था। देखिए क्या है मनरेगा एक्ट, क्या बोलता है, गारंटीज 100 डेज ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट पर ईयर इन ए रूरल एरिया। क्या देता है ये, कि हर एक व्यक्ति को ग्रामीण लेवल पे क्या देगा, ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी देता है। ठीक है, गारंटी मतलब क्या, कि अगर गवर्नमेंट इस काम को करने में फेल हो जाती है फिर भी उसको क्या किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेड किया जाएगा। ठीक है, नहीं, गवर्नमेंट 100 दिन के वर्क की गारंटी देती है कि आपको आपके गांव में दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि विकसित भारत जी राम जी 2025। देखिए एक्ट यही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस एक्ट का नाम बदल के अब कर दिया गया है क्या, विकसित भारत, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रूरल, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन एंड जी फॉर ग्रामीण। एक मिनट, क्या बोला मैंने, देखिए विकसित भारत, जी फॉर होता है आपका गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन एंड जी फॉर ग्रामीण। ठीक है, तो एक्ट सेम है, नाम बस बदल गया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अगला हम पाते हैं कि और क्या हम कर पाते हैं और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या करने के लिए, जॉब को जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो देखिए आपके इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम ग्रामीण लेवल पे क्या करते हैं, डैम्स बनाते हैं या फिर कैनाल्स बनाते हैं या फिर वेल्स खोलते हैं, तो इरिगेशन का सिस्टम नए नए डेवलप होंगे। और जब इरिगेशन सिस्टम डेवलप होंगे तो जो खेतों में प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व थे, अब अगर 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो प्रोडक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला क्या है हमें कि इरिगेशन का सिस्टम डेवलप करना गांव पे। सेकंड क्या है, चीप एग्रीकल्चर रेट, कि आपके कम रेट पे, चीप रेट पे जो ग्रामीण है, जो फार्मर्स है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए, लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपने लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर के फॉर्म्स या फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर के सिस्टम को अडॉप्ट कर पाए और उनका प्रोडक्शन क्या हो पाए, इंक्रीज हो पाए। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, रूरल एग्रो प्रोसेसिंग। तीसरा क्या है कि अगर हम गांव में जैसे दाल मिल्स हो गया, राइस मिल हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, हनी कलेक्शन यूनिट हो गया, या फिर और भी चीज़ें हो सकती है जैसे कि आपका पोटैटो का चिप्स बनाना, केचप बनाना, ये सब हम क्या देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको अगर हम सेटअप करते हैं ग्रामीण लेवल पे, तो एक तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे नीति आयोग का एक एस्टिमेट सर्वे है कि अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल है इसमें दिया है एजुकेशन का, कि अगर हम एजुकेशन में और अगर एक्सपेंड करते हैं, जैसा कि हम पाते हैं कि अभी भी भारत में जो लिटरेसी रेट कितना है, 76% है आपके मेन के लिए और 54% है फीमेल के लिए, एज पर 2011। ठीक है, और इसके बाद क्या देखते हैं हम कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो अगर उनको स्कूल लाना, हमने इंश्योर करना है कि वो स्कूल आए, तो हमें नए स्कूल खोलने होंगे और नए हमको टीचर्स हायर करने होंगे, और इस वजह से आपकी क्या होंगे, नए जॉब क्रिएट होने की संभावनाएं बनती है, पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सेम आपके हेल्थ सेक्टर में, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ या फिर टूरिज्म, ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपकी जॉब क्रिएट होने की संभावना सबसे अधिक है। सेम टूरिज्म भी हो गया। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नए ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम उसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने उसको ऐसा इस तरीके में, इस सेंस में काम किया, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होने का और जॉब क्रिएशन की संभावना अधिक बनती है। नए रेस्टोरेंट खुलेंगे, नए आपके ट्रांसपोर्ट के सिस्टम डेवलप होंगे, नए दुकानें खुलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, जॉब क्रिएशन की संभावना बढ़ती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे हम क्या देखते हैं, जॉब को क्रिएट करने की संभावनाएं बनती है। और ये क्या है, आपका गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, मनरेगा, या फिर अब हो गया VBG रामजी 2025। यहाँ कुछ हमने सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब अगला है हमारा कि जो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का डिवीजन करते हैं। देखिए क्या यहाँ पे है, सेक्टरल डिवीजन बाय एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, जो हम सेक्टर का डिवीजन करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे हम पाते हैं 2 सेक्टर में हम डिवाइड करेंगे, पहला आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पे समझने के लिए सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो है आपकी ऑर्गेनाइज में, और जो प्राइवेट जॉब्स है वो आपके अनऑर्गेनाइज में है। ठीक है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया, हालांकि और भी इसके मायने मतलब होते हैं। हम देखते हैं पहले क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, फॉलोज लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, करेक्ट, ग्रेचुटी एक्ट। यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा वहाँ पे हर तरह के नियम को फॉलो किया जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया जो भी एक्ट्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। और अनऑर्गेनाइज में क्या होगा, किसी तरह के नियम को फॉलो नहीं किया जाएगा, बस आपको कोई ना कोई जॉब कहीं भी मिल जाएगी और कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या है, आपका अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज में क्या होगा, आपका रेगुलर रहेगा जॉब, एश्योर्ड वर्क रहेगा, यानी कि जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, और आपको फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसमें क्या होगा, आपका जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। वर्कर्स कैन बी आस्क्ड लीव एनी टाइम एट एम्प्लॉयर्स मीन, कि जब भी एम्प्लॉयर चाहेगा क्या करेगा, जॉब से निकाल देगा, और कोई गारंटी नहीं है, रेगुलर नहीं है। यहाँ पर हमने क्या देखा ऑर्गेनाइज में कि फिक्स वर्किंग आवर है, मैंडेटरी एक्स्ट्रा पेमेंट है ओवर टाइम। देखिए, अगर आपका जो टाइम है वो 8 से 5 या 8 से 4, 9 से 5, वो टाइम फिक्स रहेगा, और उससे अधिक अगर काम ले जाता है तो ओवर टाइम पे किया जाएगा। यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। कई बार आपको 14 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ेगा और
कोई ओवर टाइम नहीं है। और क्या यहाँ पे देखा हमने कि जो बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा, पेड लीव हो गया, पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, मेडिकल बेनिफिट हो गया, पेंशन हो गया, ये सब सुविधाएं आपको मिलती है ऑर्गेनाइज में, और इस तरह की कोई सुविधा आपको अनऑर्गेनाइज में दिखाई नहीं देगी। तो आप समझ जाएंगे कि कौन ऑर्गेनाइज है और कौन अनऑर्गेनाइज है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या हम पाते हैं कि मोस्टली हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट जॉब में है कि प्राइवेट जॉब में है। ऑब्वियसली बात है प्राइवेट जॉब में है, क्योंकि गवर्नमेंट में जॉब होने की संभावना क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। और अनऑर्गेनाइज में भी ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। अनऑर्गेनाइज में भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एमएनसीज है, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टाटा हो गया, ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर पर ही काम करती है। लेकिन जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, जो छोटे मोटे काम हो गए, वो क्या होता है, अनऑर्गेनाइज होते हैं। और मैक्सिमम लोग इसी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे उनको डेली कई तरह के एक्सप्लोटेशन का या फिर उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता रहता है और वो लोग सफ़र करते रहते हैं। तो हम क्या पाते हैं यहाँ पे कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को क्या कर पाए, हेल्प कर पाएँ। ठीक है, तो कैसे हम हेल्प कर पाएंगे? देखिए रूरल एरिया में क्या देखते हैं हम, रूरल एरिया में हम देखते हैं कि अगर हमने जो फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इनको हम टाइमली सपोर्ट करते हैं, डिलीवरी ऑफ सीड्स करते हैं, उनको चीप रेट पर लोन देते हैं, स्टोर की सुविधा देते हैं, मार्केट एक्सेस कराते हैं, तो यहाँ पे उनको कुछ बहुत तक हेल्प हम कर पाएंगे। अर्बन एरिया में हम क्या पाते हैं कि जो आपके कैजुअल वर्कर्स हैं, डेली वेंडर्स हैं, रैक पिकर्स हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखा कि आपने देखा होगा कि एक स्कीम आती है गवर्नमेंट द्वारा अभी चलाई गई है, जिसको हम बोलते हैं ई श्रम कार्ड। ठीक है, तो ई श्रम कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि जो आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं उनका एक डेटा तैयार किया जाए। ठीक है, और जब वो काम करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, अनेबल हो जाएंगे, अनेबल टू डू वर्क, तब उनको कुछ मिनिमम वेजेस के रूप में पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आपके कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल एस्पेक्ट, कई बार जो ये वर्कर होते हैं अनऑर्गेनाइज में, वो SC ST या फिर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो उनको इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। तो यहाँ हमें अधिक प्रोटेक्शन देने की जरूरत है हमें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि जो हमारा डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसमें हम पहला जो हमारा डिवीजन होगा वो पब्लिक सेक्टर होगा और सेकंड होगा क्या आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सेक्टरल डिवीजन बाय द ऑनरशिप, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। देखिए जो पब्लिक सेक्टर मतलब वो है कि जो गवर्नमेंट की जॉब नहीं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्क है उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो भी आपके कंपनियां होगी प्राइवेट, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये सब क्या हो गया आपके प्राइवेट सेक्टर में हो गया। और प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, BSNL, BHEL, इंडियन ऑयल, ये सब एग्जांपल है आपके किसके, पब्लिक सेक्टर के। क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस ये है कि पब्लिक वेलफेयर एंड इक्विटेबल सोशल डेवलपमेंट, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो आपकी प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। उनका मेन जो वर्क होता है वो वेलफेयर करना, पब्लिक को सुविधा देने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनका मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाना। ठीक है, देखिए इनको रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है, टैक्स से होता जाता है। गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, टैक्स से मिल जाएगा या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या देखा हमने प्राइवेट सेक्टर में कि ये जो प्रोडक्शन बनाया है उसको सेल करके ही अपना प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा भी हम देख पाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम देखेंगे क्या कि जो गवर्नमेंट में आपकी कंपनियां हैं वो लॉस में भी चल सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मेन फोकस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि क्या है, वेलफेयर का काम करना है। रेलवे वेलफेयर के लिए है, पोस्ट ऑफिस वेलफेयर के लिए है, BSNL वेलफेयर के लिए है। तो इनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनका काम होता है बस सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पे इनका मेन मोटिव ही होता है क्या, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप समझ जाएंगे
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने सब कुछ काम दे दिया किसको, प्राइवेट को, तो जो लार्ज स्केल पे काम करने के लिए वेलफेयर का काम होता है वो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाएंगी। और भारत में क्या होगा, भारत जैसे देश में बहुत जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, वो मिडिल क्लास है या फिर बिलो द मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। जो लोग इन चीज़ों को एक्सपेंड क्या बोलते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस सेक्शन में इस तरह से दिखते हैं हम क्या, कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टेप लेके आती है, अपना इनिशिएटिव लेके आती है और हर सेक्टर में अपने प्रोडक्शन को दिखाती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल समझ जाएंगे क्या, कि जैसे आपका रेलवे हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, हार्बर हो गया, इसमें बहुत बड़े कैपिटल की नीड होती है जो आमतौर पे कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं कर पाती है। ठीक है, रेलवे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना पाएगी, यह काम अभी गवर्नमेंट ही कर पाएगी, डैम नहीं बना पाएगी। ठीक है, और अगर किसी ने बना भी दिया तो जो उसका बेनिफिट होगा, उसका जो सर्विस होगा, उसका कॉस्ट इतना अधिक हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा जल्दी। ठीक है, सेकंड क्या है, डिफिकल्टी इन द रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। प्राइवेट कंपनियां मतलब पब्लिक कंपनी काम क्यों करती है, देखिए जैसे बिजली हो गया, वाटर हो गया, ये कुछ ऐसे वर्क हैं जहाँ पे अगर हम प्राइवेट के हाथों में दे दें तो शायद वो मैक्सिमम लेवल पे वेलफेयर नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर करेंगे भी तो क्या होगा, वो कॉस्ट इतना अधिक हो जाएगा कि सब कुछ एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट का काम क्या है, वेलफेयर करना। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा है, बहुत सारे उसके वर्क ऐसे होते हैं जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, कि गवर्नमेंट क्या करेगी आपकी एमएसपी पे वीट का या फिर क्रॉप्स का प्राइस एमएसपी पे खरीदेगी, किससे, फार्मर से, और आपको पीडीएस के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पुअर कंज्यूमर्स में। ठीक है, जो इस काम को हम किसी प्राइवेट कंपनी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, सेकंड वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंपेरेटिव कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसी काम होता है, हेल्थ को इंश्योर करना, एजुकेशन को इंश्योर करना, सेफ ड्रिंकिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना, इसका काम किसका है, आपका गवर्नमेंट का ही है। इन सब कामों के लिए हम प्राइवेट पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया सब कुछ पूरा चैप्टर में। अब यहाँ एक थोड़ा सा हम सर्वे देख लेते हैं, एक रिवीजन हो जाएगा हमारा फिर से। देखिए हमने डिवीजन किया 3 आधार पे, 3 बेस पे, नेचर पे, एम्प्लॉयमेंट पे और एसेट्स पे। ठीक है, क्या देखा हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मतलब नेचर से रिलेटेड, सेकेंडरी मतलब प्रोडक्शन, और टर्सरी मतलब सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हमने 2 कैटेगरी में बांटा, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, जिसमें जॉब सिक्योर है, पेड लीव है और बेनिफिट्स हैं। अनऑर्गेनाइज में लो पे है, नो सेफ्टी है और कुछ भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप देखा हमने, जहाँ पे डिस्गस्ट और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट था, जहाँ पे हमने क्या पाया कि कुछ लोग इन्वॉल्व है लेकिन उनका प्रोडक्शन जीरो है, तो क्या है वो डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट है। और जहाँ पे लोग काम करने की तलाश में है, काम नहीं मिल रहा है, वो क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑनरशिप के बेस पे हमने बताया था कि पब्लिक और प्राइवेट है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां, जहाँ का काम क्या है, वेलफेयर प्रायोरिटी है, उसका लोगों को बेनिफिट देना प्रायोरिटी है। और प्राइवेट क्या है, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ देखा हमने पूरे चैप्टर में। जीडीपी देखा कि पूरे साल में जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसको ऐड कर देना जीडीपी है। सेम जीपीए पे हमें क्या देखा हमने, टैक्स और सब्सिडीज को एडजस्ट कर दिया तो जीवीए हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो फाइनल गुड्स को क्रिएट करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे बिस्किट बनाने में क्या लगा था आपका, वीट का फ्लोर लगा था और ऑयल लगा था, शुगर लगा था, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। डिस्कस मतलब प्रोडक्शन जीरो। मनरेगा स्कीम है जो 100 दिन की जॉब की गारंटी देता है। एनएसओ क्या है, एनएसओ गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाला एक इंस्टीट्यूशन है जो बताता है क्या, ये सब डेटा निकाल के लाता है। कौन सा डेटा, कि आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा क्या है, जीवीए क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब एनएसओ लेके आता है। ठीक है, तो चैप्टर को हमने देख लिया, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। पूरे चैप्टर को एक बार फिर से देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आता है, डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा हाफ ईयरली के हिसाब से, तो हमने 3 चैप्टर आपके इसमें हो गए, सिविक्स में 2 हो गए आपके इकोनॉमिक्स में, अब रह गया हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग हिस्ट्री से लेके आएंगे और हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया जाएगा। ओके।